अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों के बारे में दोस्तों यही कहा जा सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 150 सीटों पर कॉन्टेस्ट करती है, इस वक्त रुझानों में करीब 130 सीटों में आगे दिखाई दे रही है। जो महाराष्ट्र में चुनावों का हाल बताया जा रहा है दोस्तों, बगैर वक्त बर्बाद किए ये जो नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में, उसकी क्या वजह है दोस्तों? सबसे पहला सबक जो महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों से निकलता है कि किसी भी कीमत में आलस जो है राजनीति में जगह नहीं पा सकता। राजनीति में आलस, उदासीनता की कोई जगह नहीं है। लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव और अब महाराष्ट्र के चुनावों ने इस बात को प्रमाणित किया था। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों में लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी अब की बार 400 बार, आप जानते हैं जनता ने उन्हें 240 पर ला दिया था। हरियाणा में चुनाव शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने जीत का ऐलान कर दिया था। पार्टी के अंदर सिर्फ टव्वल चल रही थी, पार्टी ने इसे गंभीरता से संबोधित नहीं किया। नतीजा आपके सामने। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी को 31 सीटें मिली थी। कायदे से उन्हें हारना नहीं चाहिए था, मगर यहां पर हार नहीं है। यहां 200 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने कांग्रेस को करारा तमाचा मारा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन ने या अघाड़ी ने मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। हमने लगातार इन 3 चुनावों में देखा, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे हरियाणा चुनाव हो या अब महाराष्ट्र के चुनाव। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे ही ये नतीजे सामने उभर कर आ रहे हैं, उद्धव सेना के संजय राउत सामने आते हैं और उन्होंने इन नतीजों को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जनता के साथ बेईमानी है। उन्होंने कहा कि ये नतीजे हो ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है, वो इशारा कर रहे हैं चुनावों में धांधली का। मगर यहां कुछ चीजों को स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि इन चुनावों में पैसा जोरों से बटा, और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। याद कीजिएगा किस तरह से विनोद तावड़े जो हैं वो पैसों के साथ पकड़े जाते हैं। याद कीजिएगा किस तरह से एकनाथ शिंदे का एक नेता 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़े जाता है। याद कीजिएगा किस तरह से सुमित वानखड़े जो कि देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं, वो शराब के साथ पकड़े जाते हैं। और ये तो वही मिसालें थी जो पकड़ी गई। इसमें दो राय नहीं कि पैसा और शराब का खेल हुआ है। मगर आज अगर इंडिया गठबंधन या अघाड़ी अपनी हार को स्वीकार नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि हार में ये उनकी रुताली है। क्योंकि हकीकत यही है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन से कई गलतियां हुई हैं। सबसे पहले मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब लोकसभा चुनावों में आपको 31 सीटें मिल गई थी, सबसे बड़ी बात, जब एंटी इनकम्बेंसी का सामना एकनाथ शिंदे कर रहे थे, फिर भी इस बेरहमी के साथ हार। याद कीजिएगा आज से 3 हफ्ते पहले मैंने आपको बतलाया था कि अघाड़ी क्या गलतियां कर रही थी, और मेरे इस क्लिप को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने भी वायरल किया था। क्यों? क्योंकि राजनीति को मैं बहुत ही सीधे अंदाज में देखता हूं। पारदर्शिता, यह मेरी पत्रकारिता है। और तब मैंने आपके सामने हकीकत रखी थी, इस बात की ओर इशारा किया था कि भारतीय जनता पार्टी गेम में आ चुकी है और नतीजे पलट भी सकते हैं। याद कीजिएगा आज से 3 हफ्ते पहले मैंने आपको क्या बताया था। आखिर पिछले 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ है कि अब लोग कहने लगे हैं कि मुकाबला कांटे का है। लोग यह भी कहने लगे हैं कि 288 में से 222 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, यानी कि जीत किसी को मिल सकती है। आखिर क्या हुआ दोस्तों? 48 सीटों में अघाड़ी को 31 सीटें मिली थी और भाजपा गठबंधन को महज 17 सीटें। वो एंटी इनकम्बेंसी लहर का सामना कर रहे थे, मगर 4 महीनों में पूरा खेला बदल जाता है। आखिर क्यों? मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार गठबंधन के अंदर जो है सिर्फ टव्वल की विभाजन की खबरें आ रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे अब तक चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे? राहुल गांधी शरद पवार को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? इनमें सामंजस्य की साफ तौर पर कमी है। आपको याद होगा टिकट बंटवारे से पहले नाना पटोले, संजय राउत लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। नाना पटोले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके खिलाफ उद्धव सेना है।
कि इनके रहते हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री थे जब इनकी सरकार हुआ करती थी, अब तक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। मेरे एक करीबी पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत दिलचस्प जानकारी दी है। उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई थी और उद्धव ठाकरे ने उन्हें एक बातचीत में बताया कि मुझे राहुल गांधी ने भरोसा दिया है कि अगर हम सत्ता में आ गए, अगर हमें बहुमत मिल गया तो वो मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मगर यहां एक पेच है। लोकसभा चुनावों को याद कीजिए दोस्तों, क्या हुआ था? तीनों एक साथ चुनाव लड़े थे, मगर स्ट्राइक रेट की बात करें, यानी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी पर जीते, इसमें सबसे खराब रिकॉर्ड उद्धव सेना का था। सबसे अच्छा रिकॉर्ड कांग्रेस, दूसरे नंबर पर शरद पवार और तीसरे नंबर पर उद्धव सेना। तो मैंने क्या कहा था आपको कि मैदान में काफी देरी से उतरे उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार। शरद पवार की बात की जाए तो शरद पवार एक्शन में थे, मगर जो गठबंधन में सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा था। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं और इसका जिक्र मैंने अपने कार्यक्रम में भी किया था। नाना पटोले के करीबी कांग्रेस के एक नेता ने मुझे फोन करके बताया था कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे मुलाकात कर रहे हैं, संजय राउत अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। ये हरकतें कर रहे थे कांग्रेस के नेता, नाना पटोले से जुड़े हुए नेता। अब बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मगर गठबंधन में एक दल है जो दूसरे दल के खिलाफ खबरें प्लांट कर रहा है। सबसे पहले खबरें आई थी गोदी मीडिया में और तब उसके बाद मुझे कांग्रेस का एक नेता फोन करके कहता है कि इस तरह की बैठकें हो रही हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरा परिवार नोच दिया, मेरी पार्टी नोच दी, मुझे गद्दार बताया, मेरा मजाक उड़ाया। तो क्या ऐसे में मैं बीजेपी के पास जा सकता हूं? तो स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस के अंदर कई नेता जो हैं वो गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे थे। नाना पटोले और उद्धव सेना के बीच में जो तनाव था वो जग जाहिर था। और मुझे बताइए, आपके सामने जब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास अकूत पैसा है, एजेंसीज हैं और सबसे बड़ी बात लाड़की बहन योजना का समर्थन है, तो आप उनसे ऐसे मुकाबला करेंगे? जी हां, लाड़की बहन योजना। दोस्तों, बताया जा रहा है कि महिलाओं ने बड़े पैमाने पर जो है भाजपा गठबंधन के लिए वोट किया है और कहीं ना कहीं यह एकनाथ शिंदे की जीत बतलाई जाएगी। दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। महिला वोट बैंक एक बहुत ही जबरदस्त वोट बैंक बन गया है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में ऐसा देख रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड में इस वक्त इंडिया गठबंधन आगे है। क्यों आगे है? वो इसलिए आगे है दोस्तों क्योंकि वहां पर भी एक मैया योजना है। झारखंड को लेकर क्या नतीजे आ रहे हैं उसकी चर्चा मैं एक अन्य कार्यक्रम में करूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की हार का एक बहुत बड़ा कारण है महिला वोट बैंक। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि यह कहा जा रहा था कि विदर्भ के अंदर किसानों में नाराजगी है, मगर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि महिला के हाथ में हर महीने 1500 रुपए जो आ रहे थे वो किसानों की सारी समस्याओं के ऊपर हावी हो गई। महिलाओं ने देखा, एक तरफ मेरे हाथ में 1500 रुपए हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि अघाड़ी ये वादा कर रहा है कि हम आपको 3000 रुपए देंगे। उसने ये फैसला किया कि जो हाथ में है मैं उसका समर्थन करूंगी। इसलिए एक तरह से कहा जा सकता है कि भाजपा गठबंधन को जो शानदार जीत मिली है उसके पीछे महिलाओं की ताकत है। मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जहन में एक और सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, वो कितना काम आया? तो इसमें मेरे दो विचार हैं। सबसे पहले, आप जानते हैं कि खुद भाजपा गठबंधन के अंदर ऐसे कई नेता थे जो इसका विरोध कर रहे थे, चाहे पंकजा मुंडे हो, चाहे अशोक चव्हाण हो या अजीत पवार हो। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को शानदार 200 सीटों के करीब जो है जीत मिल रही है। और बड़ी बात यह है कि 150 सीटें लड़ने वाली भाजपा को करीब 125 से 130 सीट। तो क्या हिंदुत्व के फैक्टर को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या इस बात को लेकर नजरअंदाज किया जा सकता है कि बटेंगे तो कटेंगे यह नारा काफी हद तक महाराष्ट्र की सियासत में गूंजता रहा? इसमें दो राय नहीं है,
क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे कितना सफल हुआ, क्योंकि अगर यह सफल होता तो इसे झारखंड में भी सफलता हासिल करना था। आप जानते हैं झारखंड के चुनावी नतीजे किस तरफ जा रहे हैं। और यह ना भूलें, बटेंगे तो कटेंगे, तुम्हारी बेटियां घुसपैठियों को, मुसलमानों को दे देंगे, यह सबसे ज्यादा अगर नारा कहीं पर लगाया गया था तो वो झारखंड में लगाया गया था। मगर झारखंड में भाजपा को सफलता नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे का नारा, एक है तो सेफ है का नारा सफल हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर असमंजस है। मगर एक चीज जिसको लेकर असमंजस नहीं है वो है देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस। आरएसएस ने इन चुनावों में एक तरह से पूरी जान झोंक दी थी दोस्तों, पूरा जोर लगा दिया था। वैसे आरएसएस ने हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का साथ चुनावों में दिया है, मगर इन चुनावों में खास तौर से जिस तरह का तालमेल दिखाई दे रहा था, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस सूत्र बने हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आरएसएस के साथ जिस तरह का सहयोग था, जिस तरह से उन्होंने जमीन में अपने काडर को उतार दिया था, उसका परिणाम अभी हम देख रहे हैं। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के घर के आसपास हलचल बढ़ गई है, यह कहना गलत नहीं होगा कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते किस तरह से विनोद तावड़े जो हैं वो पैसे के साथ पकड़े गए हैं। मगर यहां पर एक हल्का सा पेच है, क्योंकि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच में नहीं बनती। ऐसे में हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या अमित शाह कामयाब होते हैं इस बार या देवेंद्र फडणवीस। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, कई पत्रकारों ने और उसके सबूत भी सामने आए, पैसे का अथाह खेल जो है वो शुरू किया गया है। इस नतीजे के बाद क्या होने वाला है मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के लिए यह एक राहत की खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उनकी कई योजनाएं काम कर रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। कीनिया ने उनके साथ जितने समझौते हैं सबको रद्द कर दिया है। उस खबर के बाद महाराष्ट्र के अंदर भाजपा गठबंधन की जो जीत की खबर है वो उनके लिए राहत भरी खबर सामने लेकर आई है, क्योंकि अब अडानी की किसी योजना पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। दोस्तों, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक हार है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में अघाड़ी जीत जाता तो देश की जो व्यावसायिक नब्ज है, जो कमर्शियल हब है, वो महाराष्ट्र उनके पास होता। और अगर उनके पास महाराष्ट्र होता तो चुनावों में पैसे का जो मुद्दा है ना, उसे संबोधित किया जा सकता था। मगर अब महाराष्ट्र उनके पास नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ भाजपा सरकार की एजेंसीज जो हैं वो कांग्रेस की फंडिंग पर वार कर रही हैं। कभी उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, कभी उन पर रेड पड़ती है। अगर महाराष्ट्र उनके पास आता तो भविष्य के लिए जो चुनाव हैं उनमें लड़ने में उन्हें आसानी आती। मगर महाराष्ट्र उनके पास ना आने का उनका यह एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यह मत भूलिए, कांग्रेस की पूरी ऊर्जा वायनाड में लगी हुई थी। और आप जानते हैं दोस्तों, वायनाड में कांग्रेस का जीतना तय था। बावजूद इसके कांग्रेस ने अपनी सारी ऊर्जा वायनाड में लगा रखी थी, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस का जो तंत्र है वो किस तरह से गांधी परिवार के सामने नतमस्तक है। कायदे से लोकसभा चुनावों में जीत के बाद ही गठबंधन को मैदान में उतर जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसकी चर्चा मैं आगे कर चुका हूं। इसके बाद राहुल गांधी पर गंभीर सवाल उठेंगे। क्या वो विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं, इसको लेकर भी बहुत करारा झटका उनको लगा है दोस्तों। और हां दोस्तों, सबसे बड़ी बात, विपक्षी गठबंधन को ईवीएम का रोना बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। हां, जहां तक आप ईवीएम की बैटरीज की बात कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की अनियमितता की बात कर रहे हैं तो बात समझ आनी चाहिए, मगर यह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि ईवीएम ने खेल पलट दिया। जब तक हमारे पास सबूत नहीं है, जब तक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के हाथ में है, तब तक इस मुद्दे को उठाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक विपक्ष उसे गंभीरता से अदालत में चुनौती ना दे और वहां पर उनके लिए कोई अच्छी खबर सामने उभर कर ना आए। इसीलिए इन परिणामों के आने के बाद विपक्ष को ईवीएम का रोना नहीं रोना चाहिए और पूरी गरिमा के साथ इन नतीजों को स्वीकार करना चाहिए और अपनी भविष्य की रणनीति पर काम करना चाहिए।
क्योंकि पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के चुनावों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, बिहार के चुनावों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यकीनन दोस्तों, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है क्योंकि उसने अपने दम पर 125 से 130 सीटों का दावा ठोका है। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले संसद के सत्र में भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसे ऐसे कानून लाएगी जिसके चलते विपक्ष को मुश्किलात पेश आने वाली हैं। लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़े होने वाला है। मगर यकीनन यह अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही शानदार जीत है और विपक्षी गठबंधन के लिए एक बहुत ही अंधकारमय भविष्य। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।